मित्रों, आप सभी जानते हैं यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला 2020 से जो 30 जुलाई से लेकर के गतिमान है। तब से हम यह जो व्याख्यान माला का जो कार्यक्रम है उसका हम संचालन कर रहे हैं। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा हिंदी विभाग एवं मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में गतिमान है। तो आज का व्याख्यान 56वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हमारे साथ जो व्याख्यान के लिए विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, जो वहाँ के विभाग के जो प्रोफेसर हैं। हमारे इस व्याख्यान में उनका विषय रहेगा राजभाषा हिंदी विविध आयाम। राजभाषा हिंदी विविध आयाम इनका आज का विषय रहेगा, जिसकी आप सभी जानते हैं यह 56वां व्याख्यान है। तो यह इस व्याख्यान में हमारा सहयोग दे रहे हैं हमारे कॉलेज के पॉम्पे कॉलेज आईकड़ा मंगलुरु के जो प्राचार्य और उसके साथ साथ जो श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो प्राचार्य डॉक्टर वंदना मैडम, और उसके साथ वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, और हमारे मित्र जो हम दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी। इन सभी का मैं इस व्याख्यान माला का जो कार्यक्रम जो है इसमें इन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और उसके साथ जितने भी हमारे साथ जो शोधार्थी बंधु, प्राध्यापक मित्र, हिंदी प्रेमी, साहित्य प्रेमी, जितने भी हमारे साथ इस व्याख्यान कार्यक्रम में जुड़ते आए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस व्याख्यान में इनका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का व्याख्यान प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी का है, जो विश्व भारती शांति निकेतन में हिंदी के प्रोफेसर हैं। इनका बहुत ही विस्तृत परिचय है, जानकारी है। इनके विस्तृत परिचय को संक्षिप्त रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं मेरे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का स्वागत करता हूं। परिचय देने हेतु डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 56वें व्याख्यान में आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी, प्रोफेसर हिंदी विभाग विश्व भारती शांति निकेतन, एवं समस्त सुधी जनों को मैं प्रणाम करता हूं और आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, जिनका वक्तव्य विषय है राजभाषा हिंदी, उनके संक्षिप्त परिचय को देने के लिए कहा गया है। ये मेरे लिए काम थोड़ा आसान कर दिया है हमारे मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी संक्षिप्त कह करके, क्योंकि प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी महोदय का परिचय अत्यंत विस्तृत है, समृद्ध शोध एवं अकादमिक अनुभव है आपके पास। तो मैं कुछ जरूरी बातें कर लेता हूं और हम सीधे उनसे रूबरू होंगे आज के वक्तव्य विषय पर। 1960 में 8 अप्रैल को आपका जन्म हुआ। आप शिक्षा के अलग अलग पड़ावों को पार करते हुए 15 वर्षों से अधिक का समय आचार्यत्व में विश्व भारती शांति निकेतन में आप हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। आपने पीएचडी शोध उपाधि
1991 में प्राप्त की विश्व भारती से। नई कविता में युगबोध, यह आपका शोध विषय था। आप देखेंगे कि आपकी जो अकादमिक यात्रा है वह निरंतर एक के बाद एक समृद्ध होती गई है। जहां आपने साहित्य भूषण 1979 में किया था, हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र विषय से। ये हिंदी विद्यापीठ देवघर बिहार से, और उसमें आपको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था, रजत पदक प्राप्त किया था। उस समय 79 में रजत पदक प्राप्त करना विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती थी। आज की तरह अंकांकन नहीं होता था, मूल्यांकन प्रणाली बहुत दूसरे तरह की थी। उस समय जो गुड सेकंड पास होते थे वो अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते थे। तो आप बहुत मेधावी विद्यार्थी रहे हैं। बाद में आपने उत्कल विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया प्रथम श्रेणी में, और इसी तरह से आपने विश्व भारती में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की, हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान विषय के साथ। बाद में जब आप शिक्षण के क्षेत्र में आए तो आपने खड़गपुर कॉलेज, खड़गपुर पश्चिम बंगाल में 1987 से लेकर 1991 तक, यानी 4.5 साल तक आपने वहां पर प्राध्यापन कार्य किया, एक लेक्चरर। बाद में आप 21 नवंबर 1991 में विश्व भारती शांति निकेतन में प्राध्यापक पद पर कार्यभार ग्रहण किया, और 6 साल 9 महीने आपने वहां पर प्राध्यापन कार्य किया, व्याख्याता के रूप में, लेक्चरर के रूप में। बाद में आप रीडर हुए, आप 8 साल वहां रीडर रहे, और 2006 में आप 27 जुलाई को आप प्रोफेसर हुए वहां पर। 15 साल 1 महीने से ज़्यादा हुआ है आप वहां पर प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। 33 साल से अधिक आपकी शिक्षण सेवा हो चुकी है। मैं इतने दीर्घावधि में जो एक उल्लेखनीय सेवा आपने जो की है, मैं अपने इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के मंच से आपको प्रणाम करता हूं। आपका प्रशासनिक अनुभव भी बहुत विस्तृत है, जिसमें आप सेंटर फॉर हिंदी टीचिंग, टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन में आप डायरेक्टर रह चुके हैं, और इसी तरह से आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे विश्व भारती शांति निकेतन में। 3 साल तक आप 2011 से 2014 तक एचओडी रहे। इसी तरह से अलग अलग बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में चेयरमैन के रूप में, मेंबर्स के रूप में आपने कार्य किया है। आपको पाठ्यक्रम निर्माण का एक विस्तृत अनुभव है, आपने उस कार्य को संपादित किया है। ढेर सारी संस्थाओं के आप सम्मानित सदस्य रहे हैं, जिनकी एक लंबी सूची है। मैं उसे मैं गिनाऊंगा नहीं तो बहुत ही समय जाया होगा। मुझे निर्देश दिया गया है कि संक्षेप में ही बात करूं। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो प्रकाशित हैं, जिसमें नई कविता का प्रतिपाद्य, ये अनुपम प्रकाशन पटना से प्रकाशित हुई है। इसी तरह से कबीर की भक्ति, ये खमा प्रकाशन न्यू दिल्ली से प्रकाशित है। सियाराम तिवारी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ये एस.आर. तिवारी अभिनंदन स्मृति ग्रंथ है, जो शांति निकेतन से आया था। और इसी तरह से विश्व भारती पत्रिका सार संदर्भिका भी आप क्वार्टरली जो प्रकाशित होती रही है, आप उसके जो है संपादक रहे हैं। इसी क्रम में कई पुस्तकें आपके द्वारा संपादित की गई हैं, जिनमें चितामणि संचयन जो खमा प्रकाशन दिल्ली से, ऐसे ही कृष्णचंद्र की प्रतिनिधि कहानियां, और आत्मनिर्भर भारत जो अभी जल्दी प्रकाशित हुई है इंडियन बुक बैंक दिल्ली से। आपने अनुवाद के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। मेजर ट्रेंड्स इन ओडिशा फिलॉसफी, आर.एन. मिश्रा की जो पुस्तक है उसका आपने अनुवाद कार्य किया है। इसी तरह से जन्मदिने रविन्द्रनाथ टैगोर, जन्मदिन के अवसर पर रविन्द्रनाथ
की पुस्तक जन्मदिने का आपने अनुवाद किया है। बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी बुक आरएसएस एक दृष्टिकोण, ये साहित्य लोक कोलकाता से प्रकाशित है। गोप बंधु रचनावली, ये 8 खंडों में प्रकाशित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है आपका, और ये किताब प्रेस में है, अभी प्रकाश्य है। एडिटिंग एक्सपीरियंस आपका लंबा है। आप विश्व भारती पत्रिका जो क्वार्टरली निकलती है, आप उसके सह संपादक रहे हैं। उसकी तमाम जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो आपने समय समय पर तैयार की हैं। आपको ढेर सारे सम्मान, ढेर सारी अवार्ड्स, उपाधियां प्राप्त हुई हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि विद्यार्थी जीवन से ही आपको अलग अलग सम्मान प्राप्त हुए हैं। विश्व भारती, विश्व मुक्ति KIIT भुवनेश्वर ने आपको हिंदी सेवी सम्मान से अलंकृत किया है। इसी क्रम में महाविद्या बी देवघर से भाषा सेतु सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे ही गहमर वेलफेयर सोसाइटी गहमर यूपी से शिक्षक सम्मान, सूर्य अंतर भारतीय भाषा सम्मान आपको सूर्य संस्थान नोएडा दिल्ली से। इसी तरह से बिहार राष्ट्र परिषद पटना से हिंदी सेवी सम्मान, और साहित्य मंडल राजस्थान से श्रीनाथ द्वारा राजस्थान से श्री गणेश वल्लभ भाई राठी मेमोरियल अवार्ड भी आपको प्रदान किया गया है। पंडित विद्याशंकर पांडे साहित्य भूषण सम्मान आपको पिछले साल प्राप्त हुआ है, और यह प्रतापगढ़ में मुनीश्वर दत्त PG कॉलेज के द्वारा प्रदान किया गया है। आपने लगभग 1.5 दर्जन शोधार्थियों को PhD में मार्गदर्शन किया है। आपने जिन विषयों पर शोध करवाए हैं उसमें नई कविता, उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी उड़िया उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, हिंदी उड़िया राम काव्यों का तुलनात्मक विवेचन, इसी तरह से कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में संवेदना और शिल्प, जयशंकर प्रसाद और मायाधर मानसिंह, तुलनात्मक अध्ययन में देख रहा हूं आपने कई करवाया है, और यह भारतीय साहित्य को समग्रता में समझने के लिए बहुत जरूरी उपक्रम होता है। आपने कई शोधार्थियों को MPhil करवाया है, और दर्जनों शोध पुस्तकों का, शोध ग्रंथों के मूल्यांकन का अनुभव आपके पास है। 27 शोध ग्रंथों का मूल्यांकन आपके द्वारा किया गया है। बाकी एक प्रोफेसर के रूप में ढेर सारा, जो चेयरपर्सन के रूप में कहीं पर कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार में और वर्कशॉप्स में उनकी एक अंतहीन सूची है। तो मैं ऐसे आदरणीय प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, जो साहित्य और भाषा के मर्मज्ञ हैं, मैं उन्हें अपने इस मंच पर पाकर प्रमुदित हूं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। और डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी आगे का जो दायित्व है वो संभालेंगे। प्रणाम। धन्यवाद जयशंकर तिवारी जी। संक्षिप्त रूप से हमारे आज के वक्ता जो हैं चक्रधर जो तिवारी जी, शांति निकेतन में आचार्य हैं हिंदी विभाग के, उनका संक्षिप्त रूप से परिचय देने हेतु आपका मैं हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला 31 जुलाई 2020 से लेकर अभी तक गतिमान है। यह 56वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान की जो श्रृंखला है, श्रृंखला में जैसे कि हिंदी कहानी प्रेमचंद से अब तक लंबी कविता, गुरिल्ले का आत्मकथन जो अनुज लुगुन की जो कविता है, शैलेंद्र नाथ मिश्र जो उनके द्वारा साहित्य अध्ययन की समस्याएं इस विषय पर व्याख्यान हुआ है, और प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जो समकालीन हिंदी कविता संवेदना और शिल्प जो बनारस में प्रोफेसर है, उनका व्याख्यान हुआ है। सत्यदेव त्रिपाठी
नाटक विमर्श, ताजमहल का टेंडर, मिस्टर अभिमन्यु, इन विषयों को केंद्र में रखकर उनका व्याख्यान हुआ है। मिथिलेश शर्मा, उनका व्याख्यान, और अरुण होता जो इसी पश्चिम बंगाल में जो हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर हैं, समकालीन हिंदी कहानी पर इनका व्याख्यान हुआ है। विभूति नारायण राय जो पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा, इनका व्याख्यान पठनीयता का संकट विषय पर संपन्न हुआ है। अवधेश कुमार जी का निराला और सरोज स्मृति को केंद्र में रखकर व्याख्यान हुआ है। उमापति दीक्षित जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, इनका हिंदी का वैश्विक परिदृश्य इस विषय पर व्याख्यान संपन्न हुआ है। श्री राजेश जोशी जो वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार हैं, इनका व्याख्यान जो खिलौना और अन्य समकालीन कविताएं, इस विषय पर इनका व्याख्यान हुआ है। तो इस प्रकार से हिंदी जगत के जो जितने भी जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं या जो अध्यापक मित्र हैं, इनके द्वारा इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में कई विषयों पर व्याख्यान संपन्न हो चुके हैं। तो आप सभी जानते हैं आज के व्याख्यान जो है, व्याख्यान का विषय राजभाषा हिंदी विविध आयाम, इस विषय पर प्रोफेसर चक्रधन तिवारी जी का जो शांति निकेतन में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनका व्याख्यान है। मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। स्वागत करते हुए इन्हें इस विषय पर व्याख्यान देने हैं तो इनका स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। हाँ सर, हाँ सर। सर, आपका स्वागत है सर। जी जी, नमस्ते। आज की इस शुभ संध्या में उपस्थित समस्त विद्वजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज एक महत्वपूर्ण विषय राजभाषा पर कुछ बोलने का अवसर आदरणीय मंजूनाथ जी से मिला है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो जैसा कि विषय से ही स्पष्ट है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। सर, आपसे क्षमा चाहता हूं जी। कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सर आपका। हाँ, ये ठीक है क्या? हाँ, और भी थोड़ा सर ऐसे? आपका आधा। हाँ हाँ, आप भी ठीक है सर, अभी ठीक है सर। तो ठीक है यह सर। परम सौभाग्य का विषय है कि आज हम एक अहम मुद्दे पर कुछ विचार करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय है 21वीं शताब्दी। इस 21वीं शताब्दी में 20 साल बीत चुके हैं। ऐसी घड़ी में आज हम राजभाषा पर कुछ विचारने यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। मैं नाम की बात आपसे कर रहा था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर के कभी कभी हम लोग आपस में
विवाद करने लग जाते हैं कि भाई राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा कभी हम लोग सिर्फ हिंदी को मानते हैं, तो कभी कहते हैं भाई जो जो इस राष्ट्र की भाषा है वो राष्ट्रभाषा है। तो इसलिए हिंदी अगर राष्ट्रभाषा है तो जो अन्य संविधान स्वीकृत जो अन्य 21 भाषाएं हैं, 20 भाषाएं हैं, क्या वे राष्ट्रभाषा नहीं है? तो इस संदर्भ में मैं अपना एक विचार रखता हूं, वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरह से राजभवन, राजमार्ग, राजनेता, राजनीति, राजनीति का पर्यायवाची शब्द है राष्ट्रनीति। हम लोग पश्चिम बंगाल में पल साइंस को राष्ट्रनीति विज्ञान बोलते हैं। राष्ट्रनीति, राष्ट्रनेता और राजनेता में क्या अंतर है? तो इसी आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मूलतः राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों एक हैं और दोनों हैं हिंदी। और वैसे हम यह जानते हैं कि हिंदी शीर्षक से, हिंदी नाम से आज जो भाषा, एक भाषा जो आज मान्य है, जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, कि वो हिंदी है। नई पीढ़ी जो है वो खड़ी बोली से इतर हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, उन्हें वो हिंदी नहीं मानता। नई पीढ़ी हिंदी नहीं मानती। हिंदी से तो वो सिर्फ वे समझते हैं कि खड़ी बोली ही हिंदी है, खड़ी बोली के अतिरिक्त और कोई भाषा हिंदी नहीं है। तो अगर इसके इतिहास की ओर हम ध्यान दें, हिंदी शब्द के इतिहास की ओर अगर हम ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि कभी 10वीं शताब्दी में सिंधु नदी के किनारे अलबरूनी जो एक पर्यटक थे, खड़े होकर के वो इशारे से कहा था उन्होंने कि सिंधु के उस पार की सारी भाषाएं हिंदी हैं। दूसरी कि जिन क्षेत्रों में मूल भाषा कभी संस्कृत थी, प्राकृत नहीं, संस्कृत थी। संस्कृत के समय भी बहुत सी प्राकृत भाषाएं थीं। संस्कृत के समानांतर प्राकृत भाषाएं थीं, समाज में प्रचलित थीं। तो प्राकृत भाषाओं का क्षेत्र संस्कृत भाषाओं के क्षेत्र से भिन्न था। तो वो क्षेत्र हम मान सकते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से कि आज एक व्यापक अर्थ में हिंदी भाषा का व्यापक अर्थ में जो क्षेत्र है वो कभी संस्कृत का क्षेत्र था। कारण यह है कि संस्कृत भाषा में लिंग और क्रिया, इनकी जो व्यवस्था है, लिंग, क्रिया और विभक्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हिंदी का सर्वाधिक जुड़ाव, हिंदी की सर्वाधिक समानता संस्कृत के साथ है। तो अगर हम राजभाषा की बात करेंगे, भारत में आज 21वीं शताब्दी में भाषा की भी बात करेंगे, देश की भी बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे, विद्या की भी बात करेंगे, तो हम संस्कृत को छोड़ के वो बात कर ही नहीं सकते हैं, वो बात अधूरी रहेगी।
तो संस्कृत कभी इस देश की राजभाषा थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो दौर कौन सा दौर होगा। उस दौर में इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही होगी, सामाजिक संरचना इस देश की कैसी रही होगी, जब इस देश में 13 विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थान थे, जब चीन से, जापान से, कोरिया से और भी अन्य प्रांतों से अर्थात विदेश से जब लोग भारतवर्ष के विविध विश्वविद्यालयों में, खासकर विक्रमशिला में और नालंदा में, तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे, उस समय उन विश्वविद्यालयों में 60 विषय हुआ करते थे। 60 विषय। तो उन 60 विषयों का जो अध्ययन और अध्यापन होता था वो या तो संस्कृत के माध्यम से, नहीं तो समय जब बदला पाली के माध्यम से। अशोक के बाद पाली का साम्राज्य आता है और कुछ किताबें पाली में अनुवादित भी होती हैं, लेकिन मूलतः संस्कृत भाषा विद्या की भाषा इस देश में रही है। संस्कृत इस देश की आदि राजभाषा रही है, मूल राजभाषा रही है संस्कृत। तो वो दौर हम कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरे विश्व में इस देश के ज्ञान का डंका बजता था, ज्ञान की तूती बोलती थी। हमारे यहां तब तक वेदों की रचना हो चुकी थी, उपनिषदों की रचनाएं हो चुकी थी, पुराण, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, गणित आदि विविध 60 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन यहां हो चुका था। उस समय विश्व पटल पर, खासकर पश्चिम की ओर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है आज की तुलना में। तो जो समृद्धि संस्कृत भाषा को प्राप्त हुई थी वो भारत की राजभाषा थी। उसे जो समृद्धि प्राप्त हुई थी उस समृद्धि के कारण ही आज जर्मन में संस्कृत के सर्वाधिक विद्वान पाए जाते हैं। इसके अलावा संस्कृत में जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ विविध ज्ञान और विज्ञान के तथा अध्यात्म और धर्म के जो ग्रंथ रचे गए उनका अनुवाद न केवल भारत के लोगों ने उन भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में, बल्कि विदेशी विद्वानों ने भी अपनी अपनी भाषाओं में भारतवर्ष के जो महान ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया। तो उस समय हम विश्व गुरु कहलाते थे और आज की भी हमारे सामने यही चुनौती है कि क्या आज हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो क्या उसके लिए कैसी परिस्थिति चाहिए, उसके लिए कौन सी शर्तावली चाहिए, उसके लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए? क्या आज की जो स्थिति है वो उसके लायक है? या हम कह सकते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है, 1900 संविधान 50 में लागू हुआ तो 50 से ही लीजिए, 50 से अब तक क्या वो स्थिति बन पाई है? मैकेले ने जो शिक्षा पद्धति यहां चलाई उसके समांतर भारतवर्ष की मनीषा ने क्या एक नया ढांचा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकी है? नहीं बना सकी है। शिक्षा और भाषा के स्तर पर हम देखते हैं कि हम
पूरी तरह से हमारा विदेशीकरण हो चुका है। हम जब भी विद्या की चर्चा आज की तिथि में होती है, हम अंग्रेजी के बिना उस चर्चा को अधूरी मानते हैं। और संविधान की भी यही सबसे बड़ी विडंबना है कि राजभाषा हिंदी में जो संविधान लिपिबद्ध हुआ, उसकी व्याख्या, उसका विवेचन, प्रामाणिक व्याख्या राजभाषा में नहीं मानी जा सकती है। राजभाषा हिंदी में, राष्ट्रभाषा हिंदी में उसका प्रामाणिक विवेचन नहीं हो सकता है। प्रामाणिक विवेचन करना है तो आपको उसका जो अंग्रेजी संस्करण है उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, अंग्रेजी में ही उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अंग्रेजी संस्करण की व्याख्या, विमर्श अंग्रेजी भाषा में ही करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं। तो इसी से ही हम समझ सकते हैं कि जब 1950 में, या कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में भारत इस कदर अंग्रेजी भाषा के कब्जे में, उसकी माया में यह देश पूरी तरह से आ चुका था। और वो माया अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी हम अपने अपने बच्चों को, हम सब अधिकांश हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के माध्यम से उसको नहीं पढ़ना है, उसको अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ना है। यह भी आप सब प्रबुद्ध हैं, आप सबको यह ज्ञात भी है कि सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा गया। फिर त्रिभाषा सूत्र से काम चला। कुल मिलाकर के भाषा का जो विमर्श है, भारतीय भाषा का भारतीय विमर्श जो है, उस पर अंग्रेजी का बोलबाला रहा। आप विद्या की कोई भी शाखा ले लीजिए, प्रशाखा ले लीजिए, और उसमें आधार ग्रंथों को ले लीजिए, तो सारी चीजों के लिए हमें अंग्रेजी पर निर्भर करना पड़ेगा। और अंग्रेजी को अभी तब तक के लिए स्थान मिला है कि जब तक हिंदी को पूरा देश स्वीकार नहीं कर लेता है। यह देश उदार है, यह देश महामना देश है, यह शांत है। जिन मूल्यों पर यह देश टिका हुआ है, जिन मूल्यों पर इस देश की मानसिकता और संस्कृति रची बसी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अंग्रेजी को भी आत्मसात किया है। लेकिन समस्या कहां खड़ी हुई? आज यह विषय जिस पर हम आज चर्चा करने बैठे हैं, इसका औचित्य क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है कि आज इस पर हम विचार कर रहे हैं राजभाषा को लेकर? क्योंकि भाषा के माध्यम से इस देश की शिक्षा को जिस ऊंचाई पर पहुंचना था, इस देश की शिक्षा का लाभ, शिक्षा का परिणाम जिस मात्रा में समाज को था और समाज में पल रहे जीवन को प्राप्त होना था, इस संपूर्ण भूपृष्ठ में भारतीय जीवन को शिक्षा के माध्यम से जो स्तर प्राप्त होना था, जो ऊंचाई प्राप्त होनी थी, वो उसे प्राप्त नहीं हुई। धीरे धीरे हम संकीर्णताओं के शिकार हुए। व्यक्तिवादी चिंतन के हम सब आज गुलाम होते चले जा रहे हैं। कारण एक ही है कि हमारी भाषा में हमने शिक्षा नहीं प्राप्त की। आदमी जिस भाषा को स्वीकार करता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उस भाषा की संस्कृति को भी वो एडप्ट कर लेता है।
और इस प्रकार हम पाते हैं कि आज हम कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, जब हमें विदेश में जाकर पढ़ने का अवसर मिलता है। कभी आप वो दिन भी याद करिए कि जब विदेशियों को यहाँ आकर पढ़ने में गौरव का बोध होता था, आज वो हमारी स्थिति हो गई है। तो इसके कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है, कुछ अर्थनैतिक कारण है। लेकिन जहां तक जीवन का प्रश्न है, जीवन को हम मुक्त नहीं कर सके। सा विद्या या विमुक्तये, यही विद्या का उद्देश्य था कि हम जीवन को मुक्त कर देंगे। और इसी तर्ज पर भारतवर्ष के नए भारतवर्ष के जो निर्माता थे 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में भारत ने मातृभाषा पर बल दिया और कहा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, तभी ज्ञान का आहरण उचित मात्रा में हो पाएगा और विद्या प्राप्ति का सुख भी मिल पाएगा और चेतना का अंग विद्या बन पाएगी। विद्या फिर रटन नहीं होगी। तो विद्या जीवन के काम आवेगी। विद्या विकास के लिए हथियार बनेगी। विद्या जीवन को उन्मुक्त कर देगी, मुक्ति दिला देगी। और हमारी विद्या जो है वो सिर्फ व्यक्तिवादी चिंतन नहीं रखती है। हमारी विद्या संपूर्ण विश्व की मुक्ति की बात करती है। हमारी विद्या संपूर्ण विश्व को ही एक परिवार मानकर चलती है। तो वहां संकीर्णता के लिए स्थान कहां? तो हम जिस विद्या और संस्कृति के आदी हो गए, वो हिंदी नहीं है, वो इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, वो इस देश की राजभाषा नहीं है। तो विद्या और जीवन और विद्या, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बनती है कि विद्या को आपके जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। विद्या आज क्या बन गई है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन बैंक है विद्या। जिसके पास जितने अधिक इंफॉर्मेशन हैं, जानकारियां हैं, वो उतना अधिक विद्वान आज माना जाता है। लेकिन यह विद्या क्या मनुष्य को मनुष्य बना सकी? यह विद्या क्या मनुष्य में करुणा भर सकी? यह विद्या क्या मनुष्य के मन की कुंठाओं को दूर कर सकी? नहीं। जीवन कुछ और मांगता है, विद्या कुछ और राग अलाप रही है आज। तो इन दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता को देखते हुए आज इस समाज ने, इस देश ने, इस राष्ट्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्थापना की, 20 का प्रचलन किया और जिसके माध्यम से वो अपनी समस्त भाषाओं को, चाहे मातृभाषा हो, चाहे आंचलिक भाषाएं हो, प्रांतीय भाषाएं हो, उन समस्त भाषाओं को सम्यक यथोचित सम्मान देते हुए विकास की ईंटें जोड़ी, विकास के चरण वो जोड़ी और धीरे धीरे हमें संकीर्णता के पथ से हटाकर आलोक रश्मि की ओर हमें यह विद्या ले जाएगी और हम सच्चे अर्थ में एक मनुष्य बनेंगे, एक भारतीय बनेंगे और इस विश्व
के संबंध में सोचेंगे, विश्व जीवन के संबंध में सोचेंगे वगैरह। इसी राजभाषा के संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इसको माना जाता है कि यह ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा। अपने देश में जितने भी प्रांत बने, उसका आधार एक ही सिद्धांत था, और वह सिद्धांत यूरोप का सिद्धांत था। वो था वन लैंग्वेज वन नेशन, वन लैंग्वेज वन नेशन। इसी आधार पर अपने देश के विविध प्रांत बने, विविध प्रदेशों की स्थापना हुई। तो रविंद्रनाथ को एक बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्हें जो स्नातक हो चुके थे, जो परास्नातक हो चुके थे, उनको संबोधन करना था। तो रविंद्रनाथ ने उसका कलकत्ता विश्वविद्यालय का इतिहास ही बदल। उन्होंने पहली बार बंगला भाषा में अपने वक्तव्य को, दीक्षांत भाषण को उन्होंने प्रस्तुत किया। अर्थात उन्होंने अपनी भाषा की शक्ति का परिचय किया कि हमारी भाषा कमजोर नहीं है। हम भी जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक ज्ञान है, उस संबंध में विचार करने की क्षमता हमारी भाषा में भी है। हमारी भाषा अंग्रेजी से कमतर नहीं है। हमारी भाषा विश्व की किसी भी भाषा से कमतर नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारी भाषा एक नहीं है, हमारा एक भाषा परिवार है, भारतीय भाषा परिवार। जब देश आजाद हुआ और हिंदी के संबंध में यह बताया गया कि हिंदी की सामर्थ्य पर जब प्रश्न उठाए गए, वैसी स्थिति में हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। उन कदमों के अंतर्गत, उन पहलों के अंतर्गत हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग और हिंदी संस्थान आगरा की स्थापना हुई। उद्देश्य यही था कि हिंदी की जो कमियां हैं, हिंदी जो कि आधुनिक और वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी को सम्यक रूप से हिंदी का निर्माण हो, हिंदी भाषा को सशक्त और समृद्ध बनाया जाए, इसी उद्देश्य से इन 3 उच्च शिक्षा के 3 संस्थानों की स्थापना, और उस पथ पर ये तीनों कार्यरत हैं। न केवल उनका कार्यक्षेत्र भारतवर्ष है, बल्कि इस विशाल भारतवर्ष के अतिरिक्त उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व बना हुआ है। क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी में वो सामर्थ्य है, वो विश्व भाषा भी बन सकती है। उसकी सामर्थ्य से हम सब परिचित हैं। उसका पहला परिचय है कि वो संस्कृत की संतान है। जो संस्कृत इतनी समृद्ध रही थी, उसकी संतति जो है, उसकी संतान कैसे गरीब हो सकती है, कैसे दरिद्र हो सकती है। तो संस्कृत अगर समृद्ध थी तो हिंदी भी समृद्ध है। और अधिक समृद्ध बनाने का जो प्रयास सरकार की ओर से किए गए, वो क्या प्रयास थे कि हम अपने जो जनपदीय भाषाएं हैं, अपने देश की जो जनपदीय भाषाएं हैं, उन जनपदीय भाषाओं से तथा
भारत की अन्य जो प्रांतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं से हम शब्द लेंगे और हिंदी को मजबूत बनाएंगे। उसका वर्ड स्ट्रक, वर्ड बैलेंस हम बढ़ाएंगे, साथ ही उसको सर्वमान्य बनाएंगे, उसमें एक व्यवस्था लाएंगे ताकि पूरा देश उसे स्वीकार करे। इसी उद्देश्य से शब्दावली आयोग कहिए, हिंदी निदेशालय कहिए, हिंदी संस्थान कहिए, सबकी ओर से इसी दिशा में प्रयास जारी हुए, प्रयास शुरू हुए। इसमें आज हिंदी को जो समृद्धि और जो स्वीकृति मिलनी थी वो स्वीकृति आज नहीं मिल पा रही है। उसके कार्यान्वयन में कुछ कमियां है। जैसे एक उदाहरण में दूं, जब शब्द साहित्य को अगर हमें कविता को ही ले, कविता की जो पारिभाषिक शब्दावली है, जब उसका निर्माण हो, उसका कोश बने, तो हिंदी और बंगला का जो कोश बने या हिंदी और तेलुगु का भी जो कोश बने, उस समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली की एक बंद कोठरी में, शीत ताप नियंत्रित बंद कोठरी में, अगर हम बंगला के 2 विद्वानों को बुला करके, हिंदी के 2 विद्वानों को बुला करके, अंग्रेजी के 1 विद्वान को बुला करके हम कोश निर्माण करेंगे तो उसको पूरा बंगाल स्वीकार नहीं करेगा, पूरा हिंदी जगत भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में पहले पूरे बंगाल के कम से कम हर जिले में एक बार उसका कार्य शिविर लगना चाहिए और उस जिले के जो साहित्यकार हैं उनको बुलाकर इसकी आवश्यकता, इसका जो राष्ट्रीय महत्व है, नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय संहति, अखंडता की दृष्टि से इस शब्दावली का क्या महत्व है उसको समझाते हुए जब हम सबसे सहयोग लेंगे और उस शब्दावली का निर्माण करेंगे तो उस प्रांत में यह शब्दावली जो है निश्चित रूप से स्वीकृत होगी, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। दूसरी बात है कि आज विदेश में जिस स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को गति मिलनी चाहिए, उसमें भी आज हमें कमी दिखाई दे रही है। तो भाषा को हमको और व्यापक से व्यापकता की ओर ले चलने के लिए इच्छा रखते हुए भी आज हम उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे। उसके बहुत से कारण हैं, बहुत से उसके कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है जन्म रुचि का अभाव और हमारे मन में सरकार की जो विविध योजनाएं हैं उसके कारण हम भारतीय दिन प्रतिदिन मुफ्तखोरी की लत से हम लोग जकड़ चुके हैं। मुफ्तखोरी, हमको मुफ्त में ये चाहिए, मुफ्त में वो चाहिए। तो सरकार की जो इस तरह की योजनाएं हैं कि हम बगैर परिश्रम किए हमें पैसे मिल रहे हैं, तो इससे इस देश की जो शक्ति है वो शक्ति बढ़ नहीं रही है। मुफ्तखोरी के कारण आलस्य देश में बढ़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था के कारण विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़ते हैं, परीक्षा के समय 1 महीना पढ़ के पास कर जाते हैं। तो शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि शिक्षा अब सिर्फ रटंत विद्या नहीं रही। परीक्षा पास करने के लिए चंद पुस्तकों को पढ़ लेंगे, रट लेंगे, फिर जाकर कॉपी में उगल देंगे और फिर रिविजन हो जाएंगे। अब वो सिस्टम नहीं रहेगा। वो आज शिक्षा, चाहे विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, सब जगह शिक्षा में टीचिंग 50% और लर्निंग 50% रहेगी। लर्निंग मतलब हमने क्या सीखा,
उसका जो व्यावहारिक पक्ष है, जैसे हम हिंदी वालों के लिए है, हम हिंदी में स्नातक परास्नातक हो जाते हैं, लेकिन हम बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी नहीं है हमारे लिए। हमने अपने में झांक करके देखा कि हम में काबिलियत कितनी है। हम में बेजान शब्दों में जान फूंकने की काबिलियत है क्या? हमको क्रिएटिव राइटिंग सिखाई गई क्या? स्क्रिप्ट राइटिंग हमें सिखाई गई क्या? अनुवाद हमें सिखाया गया क्या? कोश निर्माण हमें सिखाया गया क्या? प्रकाशन कैसे होता है वो हमें सिखाया गया क्या? हमको हिंदी के अतिरिक्त जो विदेशी भाषाएं हैं, खास करके अंग्रेजी के अतिरिक्त चीनी और जापानी सिखाई गई क्या? अगर सिखाई नहीं गई, हमने सीखी क्या? हम क्यों नहीं सीखेंगे? हम अपनी काबिलियत क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हिंदी वालों को दूसरे विषय वाले क्यों हीन समझेंगे? हम अपनी क्षमता क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हम क्यों नहीं हिंदी विभाग स्वावलंबी बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? हिंदी विभाग को यूजीसी से 50% पैसे चाहिए, बाकी 50% हिंदी डिपार्टमेंट खुद जनरेट कर सकता है। हिंदी में क्या वो क्षमता नहीं है क्या, या हम में वो क्षमता नहीं है? यह आत्मचिंतन का वक्त है। हम स्वावलंबी या आत्मनिर्भर हिंदी विभाग को कैसे बनाएंगे? हिंदी विभाग आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? यह हम बुद्धिजीवियों के लिए, हिंदी से जुड़े अध्यापकों के लिए यह बहुत बड़ा सवाल है। चीनी और जापानी हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? तभी इन विदेशी भाषाओं में जो शोध हो रहे हैं उन्हें हम सीधे हिंदी में ला सकते हैं। सीधे उन भाषाओं को हम भारत की जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनमें ला सकते हैं। अंग्रेजी का सहारा हमें नहीं लेना पड़ेगा। तो हम यह काम कब करेंगे? हम कब? ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी विभाग कब खुद ब खुद करेगा? पूरे विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुस्तक के मेले लगते हैं उसमें हम अपने विश्वविद्यालय, अपने कॉलेज की पुस्तकों को लेकर वहां कैसे पहुंचेंगे? हम अपने विभाग के द्वारा निर्मित कोशों को कैसे पूरे देश में फैलाएंगे? तो मित्रों, साहित्य हमने बहुत पढ़ लिया, इसलिए कुछ विज्ञान के जो शौकीन होते हैं, विज्ञान के प्रति अधिक झुकाव रखने वाले अध्यापक बोलते हैं कि साहित्य फिर अध्ययन का विषय हो सकता है क्या? साहित्य तो मनोरंजन के लिए है, उसको अलग से 5 वर्ष, जवानी के 5 वर्ष बिताकर साहित्य को पढ़ने की जरूरत क्या है? अरे जिसको रुचि होगी वो पढ़ेगा, जिसको रुचि होगी वो लिखेगा। साहित्य से क्या होने वाला है? मित्रों, हम ये मानते हैं कि साहित्य का जो विभाग होता है वो भाषा का ही विभाग होता है। इस दृष्टि से हमने बहुत कम ही सोचा। सिर्फ साहित्य साहित्य करते रहे और बच्चे रटते रहे। भाषा की दृष्टि से हमने इसको बहुत कम आंका। भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको बहुत कम ही आंका। उस दृष्टि से हमने इसको देखा ही नहीं। इसलिए आज हम आत्मनिर्भर बनने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजभाषा को आत्मनिर्भर बनाने का दायित्व हम हिंदी वालों को है। हम इस भाषा को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हिंदी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। एक बात और कि इस भारतवर्ष में जितनी जनजातीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाओं की जो लिपियां हैं,
जनजातीय भाषाओं में जो कोश हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी कोई कोश बना है क्या? सारी जनजातीय भाषाओं में अभी कोश बना है? नहीं बना। इसके अतिरिक्त व्याकरण की ओर अगर हम ध्यान दें तो जितनी भी हिंदी की जनपदीय भाषाएं हैं, एक अवधि को छोड़कर, संभवतः ब्रज को छोड़कर, और जितनी भी बोलियां हैं हिंदी की, उनमें व्याकरण का ग्रंथ नहीं मिलता है। इसको कौन करेगा? सबको क्या चाहिए? आज स्थिति यह हो गई है कि सबको या तो स्त्री विमर्श चाहिए, नहीं तो दलित विमर्श चाहिए, नहीं तो और जो आदिवासी विमर्श चाहिए। लेकिन भाषा का काम कौन करेगा? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और भाषा के ही माध्यम से हम इस देश को जोड़ के रख सकते हैं। भाषा के ही माध्यम से हम इस देश की चेतना को, या इस देश के जो छोटे छोटे संप्रदाय हैं उनकी चेतना को हम आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए राजभाषा हिंदी सिर्फ एक खड़ी बोली हिंदी नहीं है। इसको अगर हम व्यापक अर्थ में ले तो राजभाषा हिंदी इसको अगर हम व्यापक अर्थ में लें तो इस राजभाषा हिंदी के अंतर्गत भारत की संविधान स्वीकृत और संविधान अस्वीकृत सारी भाषाएं, सारी बोलियां आती हैं। जिस तरह से दुर्गा मैया को सशक्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए संपूर्ण देव समाज ने अपने अपने हथियार को दान में दिया था, स्वेच्छा से दान किया था, वैसे ही खड़ी बोली हिंदी को राजभाषा के रूप में सशक्त बनाने के लिए भारत की समस्त भाषाओं को अपना जो शब्द भंडार है उनमें से चुन करके जो श्रेष्ठ शब्द हैं भारतीय संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में, उन शब्दों से हिंदी को, राजभाषा हिंदी को हमें मजबूती देनी है। और तभी हिंदी पराश्रित नहीं होगी, पर मुखापेक्षी नहीं होगी, अपने में वो स्वावलंबी होगी और इस देश की चेतना को, इस देश के ज्ञान विज्ञान की समस्त विधाओं को हिंदी अपने में धारण करने में और उसे आगे बढ़ाने में हिंदी समर्थ होगी। तभी राजभाषा का विमर्श सार्थक माना जाएगा। अब इसका एक तीसरा पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार आपके हैदराबाद में ही, हैदराबाद विश्वविद्यालय में उस समय एक शर्मा जी हुआ करते थे। मैं 1989 की बात आपसे कर रहा हूँ या 88 की बात कर रहा हूँ। उस समय शर्मा जी एक विदेशी भाषा संस्थान था वहाँ, इफ्लू जिसका नाम था उस समय, या आज उसका नाम इफ्लू है, उस समय कुछ और नाम था। शर्मा जी उसके डायरेक्टर थे। तो उस समय अध्यापक के रूप में एक ओरिएंटेशन कोर्स करने में वहां गया था। तो उनको बुलाया गया था लिंक लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर कुछ बोलने के लिए। तो उनका पहला सेंटेंस था कि देयर आर टू लैंग्वेजेस एज लिंक लैंग्वेजेस इन इंडिया। फर्स्ट वन इज इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज हिंदी। English is the link language for educated people, and Hindi is the link language uneducated people. अनपढ़ों की संपर्क भाषा हिंदी है, पढ़े लिखों की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। ये उन्होंने पहला ही वक्तव्य में पहला वाक्य ही कहा था। तो तभी हमें यह बात उनकी चुभ गई थी। ऐसी बात है, हिंदी
इसका कोई गौरव नहीं है क्या? हिंदी की अपनी कोई परंपरा नहीं है क्या? इसकी कोई अपनी विरासत नहीं है? भारतीय भाषाओं की विरासत नहीं है? अंग्रेजी का ऐसा प्रकोप, अंग्रेजी का ऐसा मायाजाल, मैं बहुत आहत हुआ था। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज इस देश का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है, वे भी वैश्विक स्तर पर हिंदी में अपने वक्तव्य रखते हैं। जब भी बाहर उन्हें जाना पड़ता है, इस देश के नेतृत्व को बाहर जाना पड़ता है, वहां भी वे हिंदी में ही अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं। और इस संदर्भ में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम भी ले सकते हैं। यूएनओ में उन्होंने हिंदी में पहला भाषण दिया था। तो इस प्रकार हिंदी की सामर्थ्य पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो अब कुछ विडंबनाओं पर मैं आपकी दृष्टि आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली, संविधान अंग्रेजी भाषा में ही मान्य है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, वे हिंदी में तो शपथ लेते ही नहीं है। लेकिन उस सीमा में, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हिंदी के प्रवेश के लिए कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। कल्पना करें आप, हिंदी के प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई रास्ता नहीं है। हिंदी ही नहीं, बल्कि किसी भी भारतीय भाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं है। यह बहुत बड़ी चुनौती है। हाई कोर्ट में हम जानते हैं कि राजभाषा हिंदी में वहां काम चलाया जा सकता है। इसके लिए पहले से हमें परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसकी कोई व्यवस्था है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात है, शिक्षा संस्थानों की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम पाते हैं कि कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश में ऐसे आज भी हैं जहां हिंदी में प्रश्नों के उत्तर लिखने की इजाजत नहीं है। हिंदी तो हिंदी, यहां तक कि बंगला भाषा में भी कुछ ऐसे विषय हैं, यहाँ ऐसे विभाग हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही उत्तर लिखा जा सकता है। अंग्रेजी से इतर किसी और भारतीय भाषा में वहां उत्तर लिखने की इजाजत नहीं है। आप कल्पना करें, हम कैसे बुद्धिजीवी हैं। एकेडमिक काउंसिल में यह चर्चा भी उठी थी विश्व भारती में कि मैकेले ने जो दे दिया उसका विकल्प इतने सालों बाद भी हम खड़ा नहीं कर सके, नया ढांचा हम नहीं बना सके। हमने अपनी उदासीनता उसके प्रति दिखाई। अंग्रेजी के माया जाल में हम इस कदर फंसे रहे कि हम कुछ विकल्प के बारे में हमने सोचना ही बंद कर दिया। एक उदाहरण मैं देता हूं, क्योंकि लगभग हम लोग सब उच्च शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, देश भर से बच्चे आते हैं, तो कम से कम हम अगर 4 भाषाएं वहां रखें कि दक्षिण से एक भाषा, नॉर्थ ईस्ट से एक भाषा, हिंदी एक भाषा और रीजनल भाषा एक, 4 भाषाओं का अगर हम प्रावधान रखें और यह प्रयास हो हमारा यह प्रयास हो कि जो हमारे जो स्टाफ हैं, जो टीचिंग फैकल्टीज हैं, उनको हम 6-6 महीने, साल भर का प्रशिक्षण दिला दें, या जब विज्ञापन आता है उसमें हम लिख दें कि तमिल भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, बंगला भाषा का ज्ञान, इसको एडिशनल क्वालिफिकेशन में हम रख सकते हैं, तो समस्या का समाधान हो गया। उस दिशा में हमने कभी सोचा ही नहीं है। आप कल्पना करिए कि जो बच्चा तमिल के माध्यम से पढ़ करके पढ़ता है, छात्र जीवन की आधी यात्रा पूरी कर लेता है, वो सोच नहीं सकता है कि वो जेएनयू में पहुंच सकता है, जाकर पढ़ सकता है, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती।
क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती। वो तमिल को लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में वो अध्ययन कर ही नहीं सकता है। जैसे आप पॉल साइंस को लीजिए, पॉल साइंस का विद्यार्थी जिसने तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में स्नातक की परीक्षा पास की, उसके लिए तेलुगु माध्यम से वो पढ़ पाएगा क्या? तमिल माध्यम में दिल्ली के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो पढ़ पाएगा क्या? या भारत के किसी और विश्वविद्यालय में वो पढ़ पाएगा क्या? आपके हैदराबाद विश्वविद्यालय में वो पढ़ पाएगा क्या? हालांकि मैं नहीं जानता हूं हैदराबाद विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, लेकिन अनुमान है वहां भी यही मानसिकता है। सब जगह एक ही रोग है, रोग एक ही है, वायरस एक ही है। वो वायरस क्या है कि अंग्रेजी ही श्रेष्ठ भाषा है, भारतीय भाषाओं में दमखम नहीं है। तो ऐसे में मित्रों, अब सोचिए, आपकी भाषा, आपके देश की भाषा, आपकी मिट्टी की भाषा, आपकी विरासत की भाषा में इतना दम नहीं है। इस देश में इतने सारे विश्वविद्यालय थे जहां विदेशी पढ़ने आते थे, तो उस समय भारतीय भाषाओं में दम था, आज नहीं है क्या? तो ये हमारा यह भ्रम है कि भारतीय भाषाएं कमजोर हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी कदापि कमजोर नहीं है। हमारी समझ कमजोर है, हमारा ज्ञान कमजोर है, हमारी दृष्टि संकीर्ण है, हम गरीब हैं, ज्ञान दारिद्र्य हम में है, हमारी दृष्टि अभी खुली नहीं है। हिंदी प्रेम की भाषा है। कभी उस सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमने कभी सोचा? हिंदी वालों के बारे में भी, मैं स्वयं हिंदीतर भाषा भाषी हूं, हिंदी भाषा भाषियों के बारे में भी मुझे एक शिकायत है, वो भी मैं बोलना चाहूंगा कि भैया, आप जिस प्रांत में रहे, नौकरी की आपने हिंदी विभाग में, उसकी प्रांतीय भाषा को आपने सीखा नहीं। एक हिंदी लेकर के आए और हिंदी लेकर चले जाएंगे। ये कौन सा अन्याय है? इस देश की प्रगति में आपने क्या साथ दिया? एक कल्पना करिए, ये भारतीय प्रतिभा का, अपनी प्रतिभा का, अपने आप का, अपने देश का, हर एक भारतीय का कितना बड़ा अपमान है। हम कितने क्षुद्र हो गए, सिर्फ हिंदी और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम इतने कमजोर नहीं है मित्रों। आप जिस प्रांत में हैं, जिस अंचल में हैं, जिस देश में हैं, उसकी भाषा आप सीखेंगे, और कम से कम कुछ नहीं तो एक पुस्तक का तो आप अनुवाद कर दीजिए, एक कोश का तो आप, द्विभाषिक कोश का तो निर्माण कर दीजिए। जिस प्रांत में आप रहे, जिस प्रांत का अन्न आपने खाया, हवा ली, पानी लिया, वहां तो कुछ दीजिए। आप कैसे पढ़े लिखे भारतीय हैं भाई? तो ये आज आत्मचिंतन का अवसर है, और आत्मचिंतन में जब हमारा देश सफल होगा, सक्रिय बनेगा, तभी राष्ट्रभाषा का माहिष्मती साम्राज्य, हिंदी भाषा का माहिष्मती साम्राज्य पूरे विश्व में फिर झंडा फहराएगा। जय हिंदी, जय भारत माता की। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अत्यंत महत्वपूर्ण और जैसे कि झकझोर देने वाली आपका व्याख्यान जो है, हमें सोचने को मजबूर करने वाला व्याख्यान है। इस व्याख्यान के लिए जैसे कि आपने बताया, राजभाषा हिंदी और हिंदी के राजभाषा हिंदी के विविध आयाम, अलग अलग आयाम के अलग अलग पक्षों पर आपने अपना वक्तव्य, अपनी बात हमारे सामने रखी है, और अत्यंत यह महत्वपूर्ण विषय है, हमें सोचने को मजबूर करने वाला विषय है। तो इस विषय के लिए मैं अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से और अपने सभी जो आयोजकों की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं सर। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का विषय रहा
राजभाषा हिंदी विविधायाम। आज की इस वक्तव्य के विषय पर आपका कोई क्या है विचार या जिसके सुझाव, कोई जिज्ञासा हो तो आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते सर, मंजुनाथ जी। बोलिए हाँ जी, बोलिए। चक्रधर जी का मैंने भाषण सुना, बहुत ही अच्छा लगा और उनकी बात से मैं वे सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाती थी मनोन्मनियम सुंदरनगर विश्वविद्यालय में, वहां पर भी लोग यही इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रिटायर हो जाऊंगी। रिटायर होते ही शटर डाल दिया उन्होंने। हिंदी भाषा पर तमिलनाडु का जो है ना, बहुत ही सोचनीय है। उदासीनता यहाँ पर ज्यादा ही है। और उन्होंने जो बात यहाँ पर रखी थी कि हिंदी के प्रति हम लोगों की जो आत्मीयता है बहुत कम हो गई है, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकली यही हो रहा है, तो इस पर विचार करना है, चिंतन मनन करने की भी आवश्यकता है राजभाषा पर। बहुत अच्छा रहा सर आपका। चक्रधर जी सर, आपको मैं नमन करती हूँ। बहुत ही सुंदर व्याख्यान और बहुत प्रैक्टिकल सोचने में हम लोगों को विवश कर रही हैं और कुछ नहीं। और ये सरकार को भी सोचना है, और खास तौर से जो तमिल की भाषा के बारे में आपने कहा, एकदम सही है सर। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बहुत अच्छा लगा आज का भाषण सुन करके। और तिवारी जी, आपको और उपस्थित सभी लोगों को मैं जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं दे रही हूँ। थैंक्स सर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हमारे इस व्याख्यान में अक्सर जुड़ती रहती हैं और आपका भी व्याख्यान हमारे हो नियमित चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से मैं जुड़ूंगी। धन्यवाद। और कोई साथी? डॉक्टर मंजुनाथन सर को डॉक्टर मुनीफ शर्मा का प्रणाम। नमस्कार मैं मऊ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बगली पिजड़ा मऊ से। सर, तिवारी सर का व्याख्यान बहुत ही विशद और सारगर्भित था और वास्तव में ये बड़ी चिंता का विषय है। एक बात कही उन्होंने जो दिल को छुई कि आज व्यक्तिवादी सोच का विकास बहुत हो रहा है। ये व्यक्तिवादी सोच जो है किन किन आयामों से हमको कहां कहां ले जाएगा, ये कहना बड़ा कठिन है। और ये देखने में आ रहा है कि व्यक्तिवादी सोच के प्रति एक जिद्द है और वो जिद्द जो है सदाशयता से बहुत दूर चली जा रही है। तो एक जो समन्वय की बात सर ने कही, वो बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हम ये समन्वय नहीं स्थापित करेंगे तब तक जो है हमारी भाषा का या हमारी संस्कृति का या जो कुछ भी हम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वास्तव में निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। ये भारतेंदु जी की लाइनें एकदम अकाट्य रहेंगी, सतत बनी रहेंगी, प्रासंगिक रहेंगी, इसको भुलाया नहीं जा सकता। सर ने बहुत बहुआयामी एक धरातल पर जो है अपने विचार को व्यक्त किया और बहुत ही सुंदर व्याख्यान लगा, दिल को छूने वाला था। और हम हिंदी के चिंतकों के लिए बहुत चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। हम अपनी भाषा की रट तो लगाते हैं, लेकिन जो बात आती है कि हम अंग्रेजी के तरफ हमारा झुकाव, सर ने कहा कि जिस भाषा के तरफ हम बढ़ते हैं तो उसकी संस्कृति हमारे जीवन में अनायास ही जो है अंगीकृत हो जाती है। तो ये बहुत सही बात है कि आज आजाद होने के बावजूद भी हम एक उसको स्टेटस सिंबल मान करके जो है अपने बच्चों को या
अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा बेटा अंग्रेजी पढ़ लेगा तो बहुत ज़्यादा विद्वान होगा। हम भाषा के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण रख करके निश्चय ही अपने संकीर्णता को बढ़ावा देते हैं। और सर का एक वक्तव्य बहुत ही सराहनीय रहा, प्रशंसनीय रहा। मैं हृदय से सर को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि हमको भी ये अवसर मिला सुनने का, और साथ ही डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी का और डॉक्टर मंजुनाथन जी को मैं सादर प्रणाम करते हुए सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद अत्यंत सुंदर जो प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई मित्र? सर मैं चक्रधर प्रधान हुगली मोहसिन कॉलेज से। प्रधान जी आपका स्वागत है। स्वागत है। मैं गुरुवर प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी को प्रणाम करता हूं, और जैसे कि सभी श्रोता, इस मंच से जुड़े हुए सभी श्रोता उनके वक्तव्य को लेकर जो टिप्पणी कर रहे हैं, मेरी भी उसमें सहमति है। यह वक्तव्य सचमुच हमको झकझोर देने वाला चक्रधर प्रधान जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट गई सर की। शायद वो कट गया था। मैं आ गया क्या? हाँ, बताइए। ऐसा है कि ये वक्तव्य जो सर की ओजस्वी वाणी से निसृत हुई, हमें केवल इसीलिए नहीं झकझोरती कि उनकी शैली हमें प्रभावित की, बल्कि इसीलिए झकझोरती है कि भाषा का प्रश्न अभी भी एक बहुत ही जटिल और संवेदना का प्रश्न है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत बहुभाषिक देश है। मैं गुरुवर के वक्तव्य से सहमति प्रकट करते हुए उन्हीं से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिज्ञासा है। सर ने बार बार उल्लेख ये किया है कि हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है, न हिंदी में न अन्य भारतीय भाषाओं में कोई कमी नहीं है। ये तो सार्वजनिक है, हम भी मानते हैं कोई कमी नहीं है। किंतु कमी कहां है जो आज पिछड़े हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर खोजने की आवश्यकता है। कमी नहीं है, हम भी जानते हैं, किंतु इस कमी को पाटने में हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है। कोई भी विद्वान भी, कोई भी अगर कहे कमी नहीं है, कमी नहीं है, इससे काम नहीं चले। उस कमी को पाटने में हमारा योगदान कहां है? उस योगदान की ओर हमें कौन निर्देश दे रहा है या नहीं दे रहा है? सर से ये मेरी जिज्ञासा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी भी भाषा में, तमिल की भाषा में, मैं आदरणीय भवानी जी का सम्मान करता हूं, उनका नाम लेता हूं कि अभी 2 दिन पहले हमको उनको सुनने को मिला है, किंतु हमने इतना अध्ययन सामग्री तैयार की या नहीं की, ये प्रश्न है। तो सर का विचार चाहता हूं इसमें। धन्यवाद चक्रधर प्रधान जी। शायद सर लेफ्ट हो गए लगता है। तिवारी जी, सर है? हाँ, जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हुए। अच्छा, माइक्रोफोन सर ऑन कर ले अगर आवाज मिल रही है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी सर जी। तो हाँ बोलिए सर। तो प्रधान जी की जो प्रतिक्रिया थी, उस प्रतिक्रिया में ईमानदारी टपक रही थी, उसकी बू आ रही थी कि सचमुच ये कर्मयोगी बनना चाहते हैं। उनको दिशा देने वाली बातें नहीं मिल रही हैं। समस्याएं तो सब बताते हैं, अपनी बताते भी हैं कि अपनी भाषा में कोई कमी नहीं है, प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, फिर हाथ में परिणाम क्यों नहीं आता है? तो इसके संदर्भ में ये कहना चाहूंगा प्रधान जी
कि सचमुच हिंदी वालों ने, हिंदी ही नहीं पूरा कोई विषय आप ले लीजिए, इनकी दृष्टि में संकीर्णता आई है। उसका कारण है हम लोग उपभोक्तावादी संस्कृति में जीने लगे हैं। अभी सोचने के लिए हमारे पास अवसर नहीं है। परिवार है, टेलीविजन है, ये लैपटॉप या इसको कहते हैं ये मोबाइल है, क्लास है, फिर फ्यूचर की योजना है, बच्चे हैं, सोचने के लिए अवसर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि सत्संग करने से, अर्थात लोगों का सही व्यक्ति की संगति करने से और सोचने से अवसर बहुत से निकलते हैं। मैं बता नहीं सकता हूं। एक उदाहरण में देता हूं। हम लोग सारे के सारे लिटरेचर वाले हैं भाई। हम लोग तुलसीदास पढ़ाते पढ़ाते हमारे गुरुवर ने तुलसी पढ़ाया, उनके गुरुवर ने उनको तुलसी पढ़ाया, रामचरितमानस के दोहे और सोरठा सब सिखाया बस। लेकिन तुलसी साहित्य की तुलना भारत के जो अन्य भक्तिकालीन जो अन्य कवि हैं उनसे बहुत कम लोगों ने तुलना की। तो इसमें अपने प्रधान जी अग्रणी हैं। उन्होंने तुलसी ही नहीं बल्कि राम काव्य के साथ, हिंदी राम काव्य के साथ उड़िया राम काव्य की तुलना की। ये प्रशंसनीय है। लेकिन सीमा वहां नहीं है, बल्कि ये तो पहला चरण आपने पार किया, पहला गेट पार किया। दूसरा गेट क्या है? सार्क के देशों में राम कथाएं। तीसरा गेट एशिया की भाषाओं में राम काव्य। चौथा गेट पूरे विश्व में राम काव्य। फिर एक तो हो गया राम काव्य। आप हिंदी वालों को आपने थोड़ा बहुत बाहर से आपने अवगत कराया कि देखो सार्क को नक्शा दिखाया आपने। हिंदी वाला कोई टीचर नक्शा कभी नहीं दिखाता है। प्रसाद जी हमको नक्शा दिखाते नजर आते हैं, जयशंकर प्रसाद, कि देखो भारत के नक्शे को। गुप्त जी भी दिखाते हैं भारत का नक्शा देखो। तो हिंदी का शिक्षक राम तुलसी को पढ़ाते समय देश का नक्शा दिखाएगा, सार्क का नक्शा दिखाएगा, एशिया का नक्शा दिखाएगा, विश्व का नक्शा दिखाएगा। एक तो एक कवि हुआ। फिर इसी तरह से जब अगर हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा में हमने तो भुला ही दिया कि तमिल भी राजभाषा है। हमने तो भुला ही दिया कि ये बंगला भी राजभाषा है। इस बंगला राजभाषा का एक इतिहास रहा है। हिंदी जो राजभाषा है, बिहार की हिंदी, आज बिहार की राजभाषा प्रांतीय स्तर पर हिंदी है। तो उसकी भी एक सशक्त संघर्ष यात्रा रही है। वो कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? यूपी में भी, यूपी गवर्नमेंट की, प्रांतीय सरकार की जो राजभाषा हिंदी है, उसकी संघर्ष यात्रा के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। तो ये कौन करेगा काम? हमें करना है, हम करेंगे। फिर आगे बढ़िए, सार्क आइए। मेरा एक विद्यार्थी है जयंत, ये चक्रधर का साथी है, क्लासमेट है, उसने सार्क के देशों में राजभाषा पर काम किया। नहीं, उसने वो गलत कहा मैंने। वो जिस इलाके से प्रधान जी हैं उसी इलाके से एक और विद्यार्थी ने काम किया सार्क। तो अब देखिए आप भाई, विश्व के स्तर पर राजभाषा की जो अवधारणा है वो क्या है? अब राजभाषा को हटा दीजिए, आप अलंकार पे आ जाइए। विश्व के साहित्य में अलंकारों की जो अवधारणा है, प्रत्येक देश के तहत हम लीजिए, निकालिए, तब हिंदी वालों की दृष्टि खुलेगी भाई। सिर्फ एक देवेंद्र नाथ शर्मा की अलंकार मुक्तावली नहीं पढ़ेंगे बच्चे, दृष्टि खुलेगी। इसी तरह से प्रेमचंद को लीजिए, उपन्यासकार। तो पूरे विश्व के संदर्भ में, विश्व साहित्य से आपको खुद पहले अवगत होना होगा और बच्चों को अवगत कराना पड़ेगा। और साथ ही बच्चों में उत्साह भरने के लिए आपको कुछ और भी प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि आप जो भी लिखते पढ़ते हैं उससे बच्चों को जोड़ दीजिए। भारत में अपनी एक टीम बनाइए। इस देश से बाहर भी अपनी एक टीम बनाइए। तो अभी हिंदी फिल्मों में हिंदी टीचर को बहुत ही नगण्य दृष्टि से देखा जाता है भाई, उसका उपहास किया जाता है। अगर किसी हिंदी टीचर का वाइस चांसलर के रूप में आपके हैदराबाद में अभी हुआ है,
तो पता नहीं उनकी क्या स्थिति है, लेकिन मैं पूर्व भारत की बात कह रहा हूं आपसे। हिंदी टीचर अगर हिंदी का प्रोफेसर वीसी बनता है तो लोग हंसते हैं, अरे हिंदी का प्रोफेसर वीसी कैसे बन सकता है भाई। तो हिंदी के प्रति जो दृष्टि है उसको आप बदल सकते हैं अपने व्यक्तित्व से, अपनी प्रतिभा से और अपने बहुआयामी कर्मों से। जैसे रविंद्रनाथ थे तो साहित्यकार, सारे लोग, सारे वैज्ञानिक हों, राजनीतिज्ञ हों, सब उनका लोहा मानते थे, उनकी दृष्टि थी। तो हम हिंदी वालों को चाहिए हम दृष्टि का विकास करें। ठीक है प्रधान जी। सही बात है बहुत सर, सही बात। आपके मार्गदर्शन से मैं उपकृत होता हूं। और ये केवल एक चक्रधर प्रधान का ये प्रश्न नहीं है, ये भारतवर्ष में काम करने वाले जितने भी अध्यापक हैं जो हिंदी की रोटी खाते हैं उनका प्रश्न है। क्योंकि मैं इससे अवगत हो चुका हूं। मैं केवल उदाहरण दे देता हूं, इसमें मेरी जिज्ञासा है कि दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में राजनीति शास्त्र को नेपाली में भी पढ़ाया जाता है, किंतु बंगाल में राजनीति शास्त्र को हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता। बंगाल की राजभाषा होते हुए दार्जिलिंग वालों ने नेपाली को स्वीकार कर लिया है, किंतु बंगाल में हिंदी माध्यम कॉलेज होते हुए भी यहाँ के जो माहौल है हिंदी को आज तक स्वीकार नहीं किया है। यही मुद्दा है। सर को बहुत बहुत प्रणाम, मुझे उत्साहित करते रहते हैं। मेरे तो गुरुवर हैं, उन्होंने मुझे दृष्टि दी है। मेरे भीतर भी जो क्रांतिकारी स्वभाव आ गया है उन्हीं के बदौलत। कहना नहीं है, किंतु आप लोग सब परिचित हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, चरणों में प्रणाम करता हूं। जी प्रणाम। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार या जिज्ञासा या जो कुछ भी प्रश्न है इस विषय पर, जो राजभाषा हिंदी और विविध आयाम, इस विषय पर अपना कोई भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा। नमस्कार सर। हाँ बोलिए मैडम। सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसा सर ने बताया, हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और संविधान में जो अंग्रेजी का प्रभाव है या स्थिति है, तो क्या ऐसा समवेत प्रयास नहीं किया जा सकता है कि हिंदी को वो स्थान दिलाया जाए? क्या हम हमेशा राजनीतिक कहकर कि नहीं, राजनीति एकता नहीं है तो यह कार्य नहीं हो सकता? क्या हम हिंदी के लिए सब लोग मिल करके यह काम नहीं कर सकते? और इसे यदि करना हो तो क्या प्रयास करना होगा? मैं आदरणीय चक्रधर जी से जानना चाहूंगी। ऐसा है कि जिस दिन आप तमिलनाडु से हैं आप मैडम? सर मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश, अच्छा छिंदवाड़ा से। तो जिस दिन हिंदीतर भाषा भाषी, खास करके दक्षिण का समाज, बुद्धिजीवी समाज, जिस दिन अपनी भाषा का विकास, सम्यक विकास कर लेगा और अपनी ही भाषा में उच्च शिक्षा को देना शुरू करेगा, और यही मकसद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, यही लक्ष्य है कि सारी प्रांतीय भाषाएं मजबूत हो जाएं, तो फिर हम तब जो है हिंदी को हम सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश दिला सकते हैं। और अभी अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देने का नारा लगाएं अभी, तो तुरंत जो है हिंदी, एंटी हिंदी एजिटेशन सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू होगा। और सरकार के लिए भाषाई प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अखंडता का प्रश्न महत्वपूर्ण है, संहति का प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय भाषाएं समृद्ध हो जाएंगी। भाई मैं क्या बताऊं आपसे, अभी एक लोकार्पण का कार्यक्रम था 10-15 दिन पहले, तो उसमें एक प्रकाशक दिल्ली से आए थे, पुस्तक थी आत्मनिर्भर भारत, उसका लोकार्पण था। तो जो प्रकाशक महोदय आए थे उनको, वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन वो हिंदी बोल तो लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे हिंदी। तो उन्होंने पूछा कि सर मुझे बोलना है कुछ, मैं क्या करूं? कहा आप लिख लीजिए अगर नहीं बोल पाएंगे। तो उन्होंने किस भाषा में, किस लिपि में हिंदी को लिखा आपको पता है? मध्य प्रदेश से अभी जिस वक्ता ने कहा
उन्होंने रोमन लिपि में हिंदी को लिखा। जैसे कुछ लोग लिखते हैं, अपने उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन बाबू, वो भी जब उड़िया बोलते हैं तो लिखते हैं रोमन लिपि में। और पता नहीं, संभवतः सोनिया मैडम भी करती होगी कि नहीं, नहीं जानता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अपने बताइए दिल्ली का व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसने हिंदी पढ़ी ही नहीं, अल्टरनेटिव इंग्लिश है स्कूल में, तो ये हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं। तो अभी देश का यथार्थ शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बता रहा हूं, तो ये लोग हिंदी का समर्थन करेंगे, हिंदी भाषी ही हिंदी का समर्थन नहीं करेंगे। तो यह जो भाषा नीति अभी जो आई है, शिक्षा नीति के तहत भाषा की जो नई नीति बनी है, उसके तहत अभी समय लगेगा, लगभग अभी 15-20 वर्ष लगेंगे। जब उच्च शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाएं बनेंगी, तभी हिंदी को सहर्ष उसका उचित स्थान प्राप्त होगा, अभी नहीं। अभी तो देश विभाजित हो जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। और कोई मित्र अपना विचार रखना चाहते हैं? ये अंतिम प्रश्न है या विचार है, क्योंकि समय हो रहा है। हाँ जी आप त्रिपाठी बताइए जी, सर, प्रणाम। आपका स्वागत। त्रिपाठी जी प्रणाम। मेरा सवाल ये है, हेलो। जी सर बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मेरा सवाल 75 वर्षों में जितने आयोग आए, क्या सभी आयोगों ने हिंदी का रिकमेंडेशन तो किया, लेकिन क्या हिंदी या भारतीय भाषाओं का विकास हो पाया? दूसरा सवाल ये है कि 28 लोक सेवा आयोग हैं, हर जगह अंग्रेजी अनिवार्य है और वहां की प्रादेशिक भाषा। तो अब ऐसी पोजीशन में जब सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल खुल रहे हैं, गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले, पूरी मानसिकता लोगों की बदल गई है, पाठ्यक्रम आपके पास है नहीं, तो क्या इससे भारतीय भाषाओं का विकास हो पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मतलब बहस है वो भारतीय भाषाओं में हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मैं बताऊं आपको। इस पर क्या कहना चाहेंगे त्रिपाठी जी? इसका तो आपको सही जवाब मिल जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर थोड़ा नहीं, ये गोल गोल देखिए, लटक फिर त्रिपाठी जी, हाँ, मदारी हाँ। की भाषा बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको सही बता आप नहीं, समझ फिर गए मैं ना? बताता हूँ, सुनिए। जिस ठीक है, बताइए। सुनिए, बताता हूँ। हाँ बोलिए। तो हाँ बताइए। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी की बात अगर की जाएगी तो देश का विभाजन हो जाएगा। मैं एकदम साफ बता रहा हूँ हिंदी आपको। नहीं, भारतीय भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ, भारतीय भाषाओं की बात मैं कर रहा हूँ। सुनिए, तो फिर सुनिए, तो भारतीय भाषाओं की समृद्धि के लिए पूरी व्यवस्था की गई है इस नई शिक्षा पद्धति में। क्लास 5 तक सारे बच्चे अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं में या आंचलिक भाषाओं में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। और कौन बच्चा करेगा? हमारे यहाँ सारे के बच्चे बच्चे कर रहे हैं। नहीं, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी 11-12 से अभी शुरू हो रहा है, नीचे अभी आया नहीं है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा 11-12 से अभी शुरू हो गया है। देखिए चाइना तो वगैरह है, जर्मनी है, ये सब का क्या क्या नहीं हुआ प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में। हाँ, उसके बावजूद भी वो लोग विकास कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ की स्थिति तो दूसरी रही है ना, आप सब तो जानते हैं। आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, उसका उत्तर भी आप जानते हैं। नहीं जानते तो है, लेकिन इसका निराकरण क्या होगा? क्या इसका रोना हम जिंदगी भर रोते रहेंगे? नहीं रोएंगे, अब वो समय गया, समय बदलता है ना, समय बदलता है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। 2035 तक आपको नया नजारा देखने को मिलेगा। अरे वो तो ठीक है, 2000 देश को स्वतंत्र हुए 75 साल तक धैर्य रखा था, और रख लेंगे आप जो कह रहे हैं। तो ये लेकिन मुझे बड़ा कठिन लग रहा है, मैं आपको सही बताऊं, जो मानसिकता लोगों की बनी है। हाँ, लोक रुचि नहीं है। प्रेमचंद का जो शब्द है ना, प्रेमचंद ने कहा था कि अंग्रेजों के रक्त बीज यहाँ शासन करेंगे। बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया था। अब आप देखिए, जो अंग्रेजी परस्त लोग हैं, अंग्रेजी मानसिकता जिनकी बनी हुई है, अब ऐसी पोजीशन में उस माइंडसेट को कहाँ तक बदल पाएंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। सरकार कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, ये भी नहीं कह सकता। इसका क्रियान्वयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं कह सकता। ये आप समझिए त्रिपाठी जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं
जो अभी बताइए। राजनीति का जो परिदृश्य है, खास करके आप संसद को देखें, हाँ। संसद में अभी किसका बोलबाला है? हिंदी का बोलबाला है कि नहीं है? अरे वो तो ठीक है, बोलबाला है, बोलबाला करते तो करते पहले तो अंग्रेजी में लोग बोलते थे ना, अब तो अंग्रेजी की संख्या नगण्य हो गई है जापानी वहाँ। लोग आते हैं तो भारतीय संसद को जापानी भाषा में संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ के लोग कहाँ किस में करेंगे बताइए? न तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सीधे अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ हाँ बोलते हैं, कहीं क्योंकि कहीं लघुता ग्रंथि है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसे हम नकार नहीं सकते। एक देखिए, जो भारतीय भाषा भाषियों में एक हीन मान्यता की एक गांठ पड़ गई है ना, कि अंग्रेजी श्रेष्ठ है, अंग्रेजी बोलेंगे अपना मान सम्मान बढ़ेगा। तो मन के भीतर ये जो एक गुत्थी है, ये जो एक गांठ पड़ गई है, जिसके कारण हम लोग अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं। लेकिन वो ठीक है, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें उसका समाधान निहित है, ये आप मानिए, निश्चित रूप से नहीं। धन्यवाद शिव प्रकाश जी, आपका भी धन्यवाद। व्याख्यान के स्तर पर मान रहे हैं, लेकिन समय हमें, सेवा आयोगों में शिव प्रकाश जी आपका धन्यवाद, समय हमें, आ रहे हैं, ये शिव सच प्रकाश है, जी, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। शिव प्रकाश जी आपको धन्यवाद, क्योंकि समय हमें क्या है, अनुमति नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसके हमारे मित्र जो हैं डॉक्टर कल्पना जो प्रभु यहाँ मंगलूर के जो कैनरा कॉलेज के हिंदी प्राचार्य हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि धन्यवाद समर्पण के लिए कल्पना मैडम आपका स्वागत है, धन्यवाद देने हेतु। कल्पना मैडम, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बोलिए मैडम, बोलिए। ओके, सभी को नमस्कार। आज हम सब ने देखा कि 56वां व्याख्यान हमारे इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में 56वां व्याख्यान संपन्न हुआ है। इसमें आज जो राजभाषा हिंदी विविध आयाम पर वक्तव्य के साथ हमारे ज्ञान वर्धन के लिए डॉक्टर चक्रधर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन, इनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही सर, आपने आज की वास्तविक परिस्थिति में हिंदी भाषा का स्थान, मान और भविष्य के बारे में जो भी जानकारी दी है और आत्मनिर्भर बनने का जो मार्ग सुझाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ ही मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि इस व्याख्यान माला के आयोजक मंडली के 2 महाविद्यालय, जैसे कि एक श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, उसकी प्राचार्य जी डॉक्टर वंदना सरस्वती जी को, और हमारे ही यहाँ कर्नाटक के मंगलूर के पॉम्पे कॉलेज ऐकड़ा मंगलूर के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस व्याख्यान माला को संपन्न करने में और आयोजन करने में एक तो लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, इनको मैं तहे दिल धन्यवाद देती हूँ। इतना ही नहीं, डॉक्टर जयशंकर तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, और हमारे अपने मंगलूर विश्वविद्यालय के ऐकड़ा कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस मंजुनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी होती है कि मंगलूर से हम यहाँ पर भले ही बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन हमारा पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग महाविद्यालय के प्रोफेसर प्राध्यापकों से जो मुलाकात इस व्याख्यान माला के दौरान हो रही है, इससे सचमुच हमें हिंदी भाषा का जो भी ज्ञान हो सकता है, हमारे ज्ञान में बहुत बहुत ज्ञानवर्धन हो चुका है। धन्यवाद है सर। इतना ही नहीं, इसमें जुड़े सभी प्राध्यापकों को, अगर ये नहीं जुड़ते तो हमारा ये व्याख्यान माला बहुत संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता था। सफल रूप से ये सारे जो प्राध्यापक जुड़े हैं, उन्हीं के कारण हमारा ये व्याख्यान माला हो सका है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
आपको भी धन्यवाद देने हेतु। धन्यवाद सर। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह 56वां व्याख्यान है गंगा कावेरी व्याख्यान माला का। इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़कर राजभाषा हिंदी विविध आयाम इस विषय पर वक्तव्य जो दिया गया है प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी जी, जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय के जो हिंदी प्रोफेसर है, उनको मैं फिर से अपने सभी आयोजकों की ओर से, अपने सहपाठियों की ओर से, जो इस हमारे इस आवासीय मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी की ओर से मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं फिर से सर आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।